Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 41. In this worksheet we are going to discuss about the third law of motion. Third law of motion है वो अपनी लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे वो हेल्पफुल होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 very easy questions. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 41. Subject Science, date 7th of October 2020. Force and laws of motion, third law of motion है उसको हम पढ़ने वाले हैं. Here in this worksheet 2 we are having the two characters Gyan with question and Jigyasa with answer. So the question is there of the Gyan that you told me, Jigyasa दीदी, you told me that force always exists in pairs. हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था कि फोर्स हमेशा पेयर्स में होता है and it work in opposite directions or on two different objects. By why is it so? हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया था कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स में होता है, जोड़े में होता है हमेशा, एंड इट वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन है, उसमें वर्क करता है. ओके तो हमने जैसे फुटबॉल का हम एग्जांपल ले लेंगे. फुटबॉल को अगर हम किक लगाएंगे तो वहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं फुटबॉल के ऊपर. फुटबॉल भी फोर्स लगाएगी हमारे ऊपर, अलग डायरेक्शन में होगा. तो ये क्या है? दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है. ज्ञान, इट इज ट्रू दैट फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. ये पेयर में होता है एंड बोथ अपोज ईच अदर, एक दूसरे के दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है ये. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, उसको हम समझ लेते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, the second object also exert a force back on the first object. यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो जब दूसरी वस्तु पे फोर्स लगाती है, बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के ऊपर बल लगाएगी. ओके पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी. तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. और जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? ऑपोजिट फोर्स होगा. कि दीज टू ऑपोजिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, एंड होंगे किस में? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. ओके सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि देट व्हेन वन ऑब्जेक्ट पुट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट आल्सो पुट फोर्स ऑन द फर्स्ट वन, उनके ऊपर. लेकिन जो फोर्स होगा इट विल बी इन द इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट रहेगी. जैसे हम फुटबॉल का एग्जाम्पल दोबारा से लेते हैं कि फर्स्ट फोर्स, उससे पहले देखिए कि जो फर्स्ट फोर्स लगाया गया वो एक्शन होता है और सेकंड फोर्स होता है वो रिएक्शन कहलाता है. अब फुटबॉल का एग्जांपल देखिए कि व्हेन वी किक अ फुटबॉल वी अप्लाई एक्शन फोर्स ऑन इट, हम उसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, एंड ड्यू टू विच इट मूव्स अवे, वो दूर जाती है. बट एट द सेम टाइम फुटबॉल ऑल्सो अप्लाइज द सेम फोर्स. कौन सा फोर्स? रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है. इसके कारण कई बार हम हर्ट भी हो जाते हैं, चोट भी लग जाते हैं, और फील पेन, कई बार दर्द भी होता है. ओके या फिर आपने देखा होगा कि मैच में जब दो प्लेयर्स हैं, फुटबॉल में स्पेशली, आपस में टकरा रहे हैं तो चोट लगती है उनको. वहाँ पर भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो वर्क करता है, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स अप्लाई होती है, बट द फोर्स कहाँ अप्लाई होती है? अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है. नाउ लेट्स नो लिटिल बिट मोर अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एक एग्जाम्पल दिया गया, उसके थ्रू थोड़ा और समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को. टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. कोई भी हम एक्शन लेते हैं, कहीं पर भी फोर्स लगाएंगे तो इक्वल हमें और ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा. लेट्स कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेज. टू स्प्रिंग बैलेंसेज है, ए एंड बी है, इनको कनेक्ट कर दिया गया जैसे कि यहाँ पे दिए गए पिक्चर में शोन इन द फिगर. फिक्स द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग. ए है उसको हम वॉल से फिक्स कर देंगे, टेबल हो या वॉल हो उससे हम फिक्स करेंगे. एंड कीप दम हॉरिजेंटली, हमें हॉरिजेंटल उनको रखना है. ओके एंड पुल द अपर ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी बाय हैंड. अब इसमें क्या करना है? हमने ए और बी को ऐसे अटैच किया, यहाँ देखिए, और इस साइड को हम वॉल के साथ या टेबल के साथ फिक्स कर देंगे. फिर हम बी को पुल करेंगे, बी को पुल करें. यहाँ पे क्या होगा? वी नोटिस दैट रीडिंग ऑफ फोर्स इन बोथ द बैलेंस इज सेम. कि यहाँ पे अगर आप ये स्प्रिंग देखोगे तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो दोनों का सेम रहेगा, इसका और इसका फोर्स सेम रहना है. यहाँ पे आप रीडिंग इसकी चेक करोगे तो. और
लेकिन जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन उनकी अपोजिट रहेगी। तो यहाँ कौन सा लॉ वर्क कर रहा है, दैट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं या जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, ओके, एक्सर्ट करेगा फोर्स को, लेकिन ये इक्वल तो होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। हम रियल लाइफ में काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। फॉर एग्जांपल, गेट हार्म्ड व्हेन प्लेयर कॉलिड ईच अदर इन द गेम, जैसे दो प्लेयर टकराते हैं तो एक दूसरे को चोट लग जाती है, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। कैन बी एबल टू वॉक ऑन पाथ, जैसे हम ज़मीन के ऊपर पैर रखते हैं तो हम क्या करें, वी आर पुटिंग एक्शन ऑन द लैंड, जो लैंड है उसके ऊपर हम एक्शन डाल रहे हैं ना, एक्शन क्या है, फुट पुशेस डाउन एंड बैक, हम पुश करते हैं पीछे की तरफ। अब रिएक्शन क्या होगा, फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड, जमीन है जो फर्श है वो हमें ऊपर की तरफ धक्का देगा। तो यहाँ पर हम चल क्यों पा रहे हैं, इसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। सेम रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट, या हम कह सकते हैं कि जब आपने देखा होगा कि आर्मी पर्सन्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो गन को बुलेट शॉट करने से पहले क्या करते हैं, उसको गन को या राइफल को कंधे से सटा लेते हैं। क्यों सटाते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से बुलेट आगे निकलेगी तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया, उतना ही रिएक्शन होगा, वो राइफल है पीछे की तरफ आएगी, तो कहीं झटका ना लगे, जर्क फील ना हो, इसके लिए उसको कंधे से सटा के रखा जाता है फायर करने से पहले। तो ये भी एक एग्जांपल जो हम रियल लाइफ में देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट वन इज द मूविंग ऑफ ए रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन इग्निशन, ये जैसे हम रॉकेट को आपने टीवी में देखा होगा, ऊपर की तरफ जाती है तेज़ी से, लेकिन जितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है उतनी तेज़ी से उसमें से जो फ्यूल है, जो आप देखते हो आग आपको दिखाई देती है, फायर दिखाई देती है, वो नीचे की तरफ निकलती है, वो गैस होती है। तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल इज देयर, द बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपने भी कई बार किया होगा, जैसे यहाँ से अगर आप जंप लोगे आगे की तरफ तो जो बोट है वो लिटिल बिट बैकवर्ड मूव करेगी, दैट इज टू बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एक्शन। सिक्स्थ वन, बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन ही जंप्स, जब वो जंप लगाता है तो ज़मीन से टकराने के बाद वो फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड की तरफ, और जो लैंड होगी वो किस तरफ, बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ये भी एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट वन, द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन वी हिट इट टू द वॉल, या आप क्रिकेट में देखते हो आप बाउंस करवाते हो, तो बाउंस क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हमने एक्शन दिया, नीचे की तरफ फेंका और उसका रिएक्शन आया, ज़मीन से जो फोर्स है उसके कारण वो ऊपर की तरफ आई। नाउ लेट्स डू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। 5 इजी क्वेश्चन आर गिवन इन दिस वर्कशीट, 5 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, राइट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस आज की वर्कशीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When one object exerts pressure or the exert force on another, the other object also exert force back on the first object, कि जब एक ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाएगा, दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड इज देयर, shall we ever be able to write if the force we apply on pen is not reverted back by the paper? Why? कि अगर हम पेन से राइट कर रहे हैं और पेपर है वो रिवर्ट ना करे, अपोजिट फोर्स है वो ना लगाए, तो क्या हम लिख पाएंगे और क्यों? If the paper doesn't resist the force exerted by us on the pen, we would never have been able to write, हम नहीं लिख पाएंगे अगर ऐसा नहीं होगा तो। राइटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण पॉसिबल होती है, विच इज अ काइंड ऑफ फोर्स, जो कि एक फोर्स है। थर्ड वन इज देयर, व्हाई डज अ सोल्जर होल्ड द राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम इट? एक जो सोल्जर है वो अपने शोल्डर के ऊपर जो राइफल है उसको रख लेता है फायरिंग करने से पहले, जैसा हमने अभी समझा था। क्यों करता है ऐसा? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द राइफल ब्लोज बैकवर्ड, पीछे की तरफ झटका देती है आफ्टर फायरिंग द बुलेट। सो अ सोल्जर होल्ड द राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग ए बुलेट, यानी बुलेट के फायरिंग से पहले ही उस झटके को सहन करने के लिए कि वो झटका तेजी से ना लगे, उसको हम जो सैनिक है वो कंधे के ऊपर रखता है। फोर्थ वन इज देयर,
राइट एनी 3 यूजेस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। 3 हमें यूजेस बताने जो अपनी डेली लाइफ में हम करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। पहला है वॉक ऑन द पाथ, वी आर एबल टू वॉक ऑन द पाथ जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइटिंग विद ए पेन ऑन द नोटबुक, एंड थर्ड एग्जाम्पल बाउंस ऑफ द बॉल इन क्रिकेट में जो बाउंस होती है। फिफ्थ वन इज देयर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें ये बताना है कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हम चल पाते हैं, क्या ऐसा है? तो उसको हमें एक्सप्लेन करना कि कैसे हम मूव करते हैं। फॉर वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, चल के देखिए आप। ओके, विद द फीट ड्यू टू विच द ग्राउंड ऑल्सो पुशेज अस फॉरवर्ड एंड वी मूव फॉरवर्ड। और क्योंकि यहाँ पे एक्शन है, एक्शन क्या है? वी आर पुशिंग बैकवर्ड ग्राउंड, तो ग्राउंड रिएक्ट करेगा। रिएक्शन क्या होगा? ग्राउंड ऑल्सो पुशेज अस फॉरवर्ड, वो हमें फॉरवर्ड की तरफ पुशेज करेगा और हम क्या करेंगे? वी विल बी एबल टू मूव, हम आगे की तरफ चलेंगे। दैट इज we apply backward force on the ground with the feet, that is the action, and due to the third law of motion the ground exert a force on us, that is reaction, and we move forward, जिसके कारण हम आगे बढ़ते हैं। because of this process we start running continuously, और धीरे धीरे अगर हम तेज़ी से ये ऐसे प्रोसेस करते रहें तो हम दौड़ने भी लगेंगे। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी ईजी वर्कशीट थी जिसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है उसको काफ़ी सारे एग्जाम्पल से समझा। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी और बहुत अच्छे से चल रही होगी। ऐसे ही चलते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।